नमस्कार दोस्तों, मैं भावना यादव आप सभी का स्मृति एकेडमी द्वारा आयोजित स्वयं मंथन भाग 18 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ एन इंडियन एथलीट। दोस्तों, दिल में हो देश प्रेम का जज्बा, हिम्मत अपरंपार हो, रोक नहीं सकती कोई भी बाधा, मंजिल चाहे क्षितिज पार हो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज के वक्ता संदीप चौधरी ने। हम सभी होने के नाते ये चाहते हैं कि भारत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आसमान की बुलंदियों को छुए। जब भी कोई खिलाड़ी हमारे देश के लिए पदक हासिल करता है तो हमारे दिल में खुशी जितनी उसके दिल में होती है उतनी ही होती है और हम उसके साथ बराबर उस खुशी का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ हमारे मन में ये भी चलता है कि कैसा रहा होगा इन दिग्गजों का सफर, कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इन सब को जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने वक्ता के साथ। पर रुकिए, इससे पहले कि हम संदीप चौधरी की तरफ चले, मैं उनकी उपलब्धियों के बारे में आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सुपर एथलीट, पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट विनर संदीप चौधरी न सिर्फ एशियन रिकॉर्ड होल्डर हैं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। 2018 Paralympics gold medalist, Paralympics fourth finish, now qualified for Tokyo Paralympics 2020 जो कि कोविड के चलते अब 2021 में कराया जाएगा। तो आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम बढ़ते हैं संदीप जी की तरफ। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। आइए। नमस्ते मैम और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप चौधरी और आई एम नॉट अ पैरालंपिक मेडलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने थोड़ा सा गलत इंट्रो किया कि 2018 में मैं पैरालंपिक रियो पैरालंपिक्स में मैं फोर्थ रहा था। 2018 एशियन पैरा गेम्स था, उसमें मेरा गोल्ड था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड था। नाउ माय एम इज टू गेट पैरालंपिक गोल्ड मेडल। तो काफी अच्छा लगा आप सभी से मैं बात करने के लिए। आज अभी हम एक साथ हैं तो काफी, और अभी करते हैं थोड़ी चर्चा स्पोर्ट्स के बारे में। इंडिया में थोड़ा सा, इंडिया में नहीं, हर कंट्री में हर जगह थोड़ा थोड़ा ऐसी डेफिशिएंसी रहती है। किसी के घर में भी रहती है, किसी के शहर में रहती है, किसी के देश में रहती है। तो आज हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा है, बट पिछले दशकों में हमारे साथ ऐसा ही रहा है कि हमारे इसमें खेल प्रेम नहीं है। लोगों के अंदर खेल प्रेम नहीं था, हम कहेंगे। अभी तो नहीं कह सकते कि नहीं है, बट नहीं था। तो अभी धीरे धीरे स्पोर्ट्स में लोग इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं अपना, लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है और ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयरनेस भी फैल रही है। तो ये काफी अच्छा है। और आज का टॉपिक जैसे कि है कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नी एंड जर्नी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट। और हम कह सकते हैं कि किसी एक अच्छे खिलाड़ी की स्पोर्ट्स जर्नी क्या होती है एज ए हिंदुस्तानी खिलाड़ी के नाते। तो दो सिचुएशन होती हैं जिसमें खिलाड़ी अच्छा करता है। एक तो वो कि उसके पेरेंट्स एकदम वेल एजुकेटेड हो, एकदम वेल उनके पास प्री प्लान हो कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद बच्चे की मेहनत हो। एक केस ये बनता है। दूसरा केस वो बनता है जो रूरल एरिया से आते हैं, मेरे जैसे लोग, जो जिनके पेरेंट्स बेचारे अपनी मिडिल क्लास फैमिली से जूझ रहे होते हैं और कमा रहे होते हैं। हम नहीं कहेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, तो कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, कोई अपना प्राइवेट सर्वेंट है तो प्राइवेट सर्विस कर रहा है। तो दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ और एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो उसमें क्या होता है कि वो एक कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी बच्चों के लिए भी या किसी चीज के लिए। तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, जो मुझे काफी अच्छा था। मैंने एक स्टेप लिया, उन्होंने ओके आप कीजिए, मतलब भाई करो, काफी काफी अच्छा है। तो काफी अच्छा था।
तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, थोड़ा सा नोटी था, तो वो चीज मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे काम आई, और जो कि हेरिडिटरी मुझे अपने मेरे पेरेंट्स से मिली। अच्छा जाइंट शरीर मिला, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर मिला, वो मेरे लिए एक बेनिफिट था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी। तो मैं वॉलीबॉल खेलता था बचपन से। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडन अब लोगों को सभी के लोगों को नहीं, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है अगर मैं किसी के बारे में जानना चाहूँ या फिर बात करें कि हाउ आई एम पैरा एथलीट। तो 2008 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उससे मुझे मेरे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद से देन कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में कि पैरा स्पोर्ट्स कुछ होता भी है क्या। बट फिर मैंने थोड़ा सा, घर वाले बोले थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ, क्योंकि मैं वॉलीबॉल में जाता था तो मैं कैप्टन था, तो मुझे ऐसे फील होता था कि मैं ना कमजोरी बन रहा हूँ टीम की। तो फिर मैंने उस चीज को समझा थोड़ा सा, और फिर मैंने अपने आप को साइड बाय किया स्पोर्ट्स से। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं ग्रेजुएशन के लिए गया कॉलेज में, तो मुझे एक मेरे दोस्त मित्र मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। वो एक पैरा एथलीट ही थे। तो उसके बाद से पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं खेलना है पैरा स्पोर्ट्स एंड ऑल, बट उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, और उसके बाद मैंने पैरा स्पोर्ट्स में अपना कदम रखा। तो जैसे कि जर्नी की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग फेज काफी स्ट्रगलिंग था। स्ट्रगलिंग इसलिए था क्योंकि जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो जाना है, खेलना है, जीतना है, ये सब। बट इन पैरा स्पोर्ट्स first you should like qualify for medical things like you are eligible to play in para sports or not। ये सिचुएशन होती है। तो उस चीज के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक कोई लोग सपोर्ट कर रहे थे, कोई अगेंस्ट थे। तो 1-1.5 साल ऐसे हरासमेंट में निकल गया। लेकिन फिर काफी लोग सपोर्टिव भी थे, तो उसके चलते फिर मैंने मेरे अपने पहले नेशनल में अच्छा परफॉर्म किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने क्वालिफाई के लिए सोचा कि मेरे को रियो में जाना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत और ज्यादा स्टार्ट की, और गोर स्पोर्ट्स अथॉरिटी का काफी सपोर्ट मिला उस टाइम पे। तो फिर मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला था, उसमें मैंने रियो के लिए क्वालिफाई किया। तो कि जो कि काफी अच्छा था सभी के लिए कि हाँ, यंग है, जूनियर है, और इसने इतना अच्छा किया है। तो वहां से आए तो काफी अच्छा लगा। तो ठीक है, क्वालिफाई हो गया। उसके बाद भी मुझे मेडिकल दोबारा से कराना था। उन्होंने मेरी रिव्यू कैटेगरी दे दी। रिव्यू इन द सेंस दोबारा दे विल एनालाइज इन अदर इवेंट्स और लाइक दैट। तो देन बाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने गाइडलाइंस बना दी कि जिसकी रिव्यू कैटेगरी है वो नहीं खेल सकता। अब उसमें भी फिर अगेन ये सब पॉलिटिक्स, ये सब कि ये नहीं है, वो जाएगा, इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो ये सब मुझे फिर इतना पता नहीं था। देन अगेन फिर मैंने थोड़ा किया, फेडरेशन से बात की, थोड़ा किया, और लास्ट में खुद के एफर्ट्स लगाए। हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के एक अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने काफी हेल्प की मेरी इस चीज में। तो मैं फिर जर्मनी गया रिक्लासिफिकेशन के लिए। वहां पे भी गया, मैं लेट हो चुका था, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। बट मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि ऐसे ऐसे मैं इतनी बड़ी मुश्किल से, और मैंने अपने सारी अपने बारे में बैकग्राउंड सब बताया। देन डॉक्टर काफी स्मूथ और नरम दिल के मिले। तो दे सेड ओके, स्नैक्स के बाद दे विल थिंक ऑन यू। तो देन उन्होंने काफी अपना अच्छा नेचर दर्शाते हुए मेरी क्लासिफिकेशन की, और वहां से फिर मुझे टोक्यो जाने के लिए, सॉरी, रियो जाने के लिए कंफर्मेशन मिली। देन वहां मैंने गोल्ड जीता और अपना पर्सनल बेस्ट किया। उसके बाद मैं रियो गया, और उस टाइम पे, रियो के टाइम पे, मैंने वर्ल्ड नंबर 1 की परफॉर्मेंस देते हुए अपना सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए करवाया, जो कि मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट था। तो उसके बाद रियो की बात करें तो रियो में काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था कि मैं मेडल दिला सकता हूँ। बट मुझे पता नहीं था, मैं जूनियर था और मेरा इतना बड़ा पहला इवेंट था। तो मेरी फर्स्ट थ्रो में ही मेरी एल्बो बर्स्ट हो गई, मतलब मेरी एल्बो में एक मेजर इंजरी हो गई। उसके बाद मेरे अटेम्प्ट
सबने बोला, फिजियो सेड कि नहीं मत करो, आगे प्रॉब्लम होगी। तो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे हाथ टूट जाए, मेडल आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो देन बट मेरे को फिजियो रूम में लेके गए। देन तब तक मेरी एक दो थ्रो लोगों की चल रही थी। मैं बोला नहीं, मेरे को प्लास पट्टी वट्टी कुछ भी करना है करो, बट मेरे को दोबारा इवेंट में जाना है। बट मैंने अपने काफी एफर्ट्स लगाए, लेकिन अब मेरी फर्स्ट थ्रो ही बेस्ट थ्रो मेजर हुई और मैंने फोर्थ फिनिश किया रियो में। तो वहाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा है। मैं इतना रोने लगा ट्रैक पे, लेट गया। आधे घंटे तक उठा नहीं, सभी चले गए, कंपटीटर्स भी, सब ऑफिशियल्स भी। देन जिसका गोल था वो मेरे पास आया एंड ही रिप्लाइड कि यू आर वेरी यंग नाउ, देन व्हाई यू आर डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ, एंड ये तो हमारा टाइम है जो चला जाएगा, आने वाले टाइम में तुम्हारा ही सब होगा। तो मुझे काफी अच्छा लगा है। उसने कहा स्टिल यू आर फोर्थ, फोर्थ इज नॉट अ बैड थिंग फॉर यू एज यू आर बिगनर। देन मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ है कि भाई स्टिल फोर्थ। तो मैंने भी वही फीलिंग अपने दिमाग में बिठा ली। और उस टाइम पे वो दीपा कर्माकर दीदी है, उनका भी फोर्थ था रियो में। तो मुझे भी वैसे फील आने लगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं। मैं ये वहम लेके रियो से वापस घर आया तो मेरे मुंह पे इतना खतरनाक तमाचा लगा एक तरीके से। वो इसलिए क्योंकि मैंने रियलाइज किया इंडिया आके कि चौथा और 40वां बराबर है। लोगों मुझे वो फील थी वहां पे कि स्टिल आई एम फोर्थ, स्टिल आई एम फोर्थ, पब्लिक कैरियर, ओ यू फिनिश फोर्थ, दैट्स रियली कूल, ये सब। लेकिन मैंने रियलाइज किया चौथा और 40वां बराबर है। चौथे को कोई नहीं जानता, आज तक किसी को भी नहीं पता कौन चौथा है। जो थोड़ा सा मीडिया में आ जाए, जिसके ऊपर मूवी बन जाए कुछ ऐसा, उसको भले इनके हम जाने कि हाँ भाई वो भी चौथा था, लेकिन चौथे को कोई नहीं जानता है। तो फिर मैंने थोड़ा डिसाइड किया अब मैं लोगों से थोड़ा दूर जाऊंगा, मेहनत पे ज्यादा फोकस करूंगा। फिर मैंने लोगों से थोड़ी दूरियां बना दी और हर चीज से किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना ज्यादा, ये सब कुछ भी नहीं, घर पे भी इतना वो नहीं होना। देन मैंने अगेन मेहनत करी। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन, उसमें भी मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे के सिलेक्शन हुआ, मेरा वर्ल्ड नंबर 1 थ्रो की। तो वहाँ लंदन में गया। तो लंदन में मुझे इवेंट से 2 दिन पहले टॉन्सल्स हो गए थे, जो हम बोलते हैं अपने टॉन्सल्स गले में। और मुझे लगा कि फीवर है। तो फीवर है तो मैं फीवर की गोली डॉक्टर को जाके लेके आ जाता है। और मुझे ये भी डर था कि जैसे दो पोप का भी, कि कुछ अननोन दवा नहीं खानी, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्टर गया, फिर सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। बॉडी डाउन मारने लगी, डाउन इन द सेंस बहुत लूज हो गई, एकदम पावरलेस फील होने लगा। देन अगेन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे गले में प्रॉब्लम है। तो फिर देखा तो वो चीज मैनेज नहीं हुई, हफ्ते भर खिंच गई। तो अगेन मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने 5th फिनिश किया। तो हुआ यूं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंपटीशन का नकली है। इन द सेंस इंडिया में तो अच्छा कर करके जाता है और वहां जाके तो भैया ये तो कुछ नहीं करता है, कभी इसको कुछ बहाने मारता है, कभी कुछ बहाने मारता है। तो फिर मैं लोगों को जवाब जवाब तो हम लोगों को वैसे मुंह से तो जवाब दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैं चुप रहा, शांत रहा, किसी को कुछ भी नहीं बोला। अगेन वही चीज मैंने रिपीट करी। मैं अपना चुपचाप गया और ट्रेनिंग पे दोबारा ध्यान दिया। फिर मैं अपने दिमाग में एक चीज बनाना चाह रहा था कि ऐसा क्या हो कि लोगों को लाइक नॉट इवन अ गोल्ड, ऐसा कुछ हो जो किसी का भी ना आए एशियन गेम्स में। मुझे कुछ ऐसा करना है। मैंने ऐसी मेरी सोच थी, ऐसा गुरूर या फिर वो नहीं था। यार कुछ ऐसा क्या करें कि किसी का भी ना हो, अदरवाइज गोल्ड तो 10 लोगों के आएंगे, देन डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसा क्या करें। तो मेरे दिमाग में फिर हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लिक करता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही। तो देन फिर मैं सोचा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ा और क्या हो सकता है। फिर मैं मतलब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सोचता था, ऐसा नहीं कि मैंने सोचा और फिर मैंने करके दिखाया, ऐसा नहीं। मैं ऐसा सोचता था खुद के लिए कि क्या कर सकते हैं यार, एक अकेला आदमी बैठ के सोचता है वैसे। देन मैंने सोचा यार अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड करता हूँ तो लाइक फ्लैग बियरर बन जाए। तो ये काफी सोचता। और ये भी मेरी चाहत थी कि इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाऊं। तो काफी चीज मैं सोच के गया।
एशियन गेम्स में मैं सिर्फ इवेंट से 2 दिन पहले गया बिकॉज ऑफ जैसे कि मेरी लंदन में तबीयत खराब हो गई थी। रियो में मैंने जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की, तो इस बार मैं सोचा एकदम कुछ भी नहीं करना है। मैं सिर्फ 2 दिन पहले गया, लोग सेरेमनी अटेंड कर रहे थे, मैं गया, मैं सो गया। अगले दिन मैं उठा, मैं खाया, मैं सो गया। फिर मैं अपने इवेंट में गया और मेरा इवेंट एकदम दोपहर में था इंडोनेशिया में। देन मैंने अपने इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इंडिया को पहला गोल्ड मैंने दिलाया। तो मेरे लिए काफी अच्छी और प्राउड मोमेंट था वो, कि कैसे धीरे धीरे मतलब करते 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 इंसान पहुंचता है, तो एक स्वाद बढ़ जाता है उस चीज का, बोले तो मजा भी बढ़ जाता है, या फिर बहुत खुशी होती है, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। उसके बाद मुझे लगने लगा नहीं अभी ये नहीं होना है, फिर सेटिस्फाई नहीं होना है। देन अगेन मैं आया, कुछ दिन एंजॉय किया नो डाउट, अगेन मैं लग गया अपने उसी सेम प्रैक्टिस और मेहनत पे। देन नेक्स्ट ईयर मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए सोचा, तो सबने बोला कि एक मेडल से नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा ठीक है नहीं भरना, फिर मैंने अगेन वो फोकस किया अपनी प्रैक्टिस पे। मैं सोचा, सब बोले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाना पड़ेगा, तो मैं सोचा चलो फिर से वही मेहनत स्टार्ट। 2019 दुबई नवंबर, उससे पहले मेरे ट्रायल्स में मेरे को शोल्डर इंजरी हो गई थी, तो मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था अपने इंजरीज के साथ और काफी इश्यूज हो गए। देन पीपल ऑल्सो थिंकिंग कि भाई इसके बस का नहीं है, बस एक मेडल आ गया ना ये सब। देन मैं ओके, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मैं एक इवेंट खेलने गया इटली। एशियन गेम्स में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 60.01 का था। मैंने इटली में दोबारा से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 65.80, 5 मीटर बढ़ा के, जो कि आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा स्टैंडिंग जेवलिन में हमारी कैटेगरी में। देन देन लोगों को लगा कि हाँ भाई ये काफी सच में थोड़ा सीरियस है। देन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा और सब अच्छा हुआ। अगेन देन फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आती है नवंबर में। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे को इंजरी थी, तो फिर भी लोगों को लगा कि अच्छा करेगा, तो मैंने वैसा ही किया। मैंने अगेन अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा से ब्रेक किया 65.80 से 66.18 मैंने दुबई में फिनिश किया, जो अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और एक साल की ड्यूरेशन में अपने रिकॉर्ड को 4-5 बार मैंने तोड़ा, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया इंडियन नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। और ये मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट था। उसके बाद 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए प्रॉपर तैयारियां चल रही थी, बट ये ऐसा समय आया कोरोना का कि हर चीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। बट इस चीज को भी नेगेटिव ना लेते हुए हमने दोबारा अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। देन फोर्ब्स अंडर 30 अंडर 30 इज अ मैगजीन, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी मैगजीन है। उसमें फिर इस साल मेरा नाम आया अकेले इंडियन का एज ए स्पोर्ट्स मैन, तो मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट की बात थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये साल टोक्यो नहीं तो अवार्ड्स के नाम कर देते हैं। देन मैंने अर्जुन अवार्ड का अप्लाई किया कोरोना के टाइम में ऑनलाइन, तो फाइनली मुझे काफी अच्छा लगा कि मुझे अर्जुन अवार्ड भी इस बार मिला। तो ये मेरे लिए काफी प्राउड की बात थी। इसमें मतलब जीवन में चाहे कितने भी हार मिले, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितनी भी कुछ भी हो, हमें कंटिन्यू रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली और अपने ऊपर भरोसा करके। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। किसी को थोड़ा जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी को ना मिले। तो मेरा यही सभी से कहना है, इवन चाहे आज हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, फैमिली भी है, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स ऐसे चेंज नहीं होगा। 5 दिन पहले पीपल आर वॉचिंग टीवी दैट कि भाई ओलंपिक्स में इंडिया ने अच्छा नहीं किया। 2 महीने पहले अच्छा कौन वो पीवी सिंधु, सिर्फ सभी को नाम पता है अच्छा वो, तो लेकिन उनको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है, जो कि धीरे धीरे अभी सही हो रही है कि हमें खुद स्टेप लेना होगा। इज लाइक अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, उससे वो भी फिट रहेंगे और फोन और ये सोशल मीडिया से इतना ज्यादा अटैच नहीं रहेंगे, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और
अगर हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे पिताजी हैं, दादा लोग हैं, उनसे हमें बैठ के बात करनी चाहिए। काफी कुछ सीखने को मिलता है जीवन में, क्योंकि उन्होंने जितनी हार, जितना स्ट्रगल, इतना ऐसा फेस देखा, उतना हमारा स्ट्रगल और हमारी हार कुछ भी नहीं है उसके सामने। चाहे उन्होंने एक नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल लाइफ जी हो, लेकिन क्योंकि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक दिन हम ऑफिस जा रहे हैं, एक दिन हम ट्रेनिंग जा रहे हैं, सपोज टू बी बारिश हो जाए, हम भीग जाएं, अगर अच्छे हैं हम तो गाड़ी में चले जाते हैं, कोई बस में चढ़ जाते हैं, कोई कहीं छाए के नीचे रुक जाते हैं। लेकिन हमारे जो दादा हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके टाइम में क्या कुछ था, छोटी सी आपदा के चक्कर में उनका पूरा रूटीन खराब हो जाना, फिर भी उनका पेशेंस लेवल इतना होता था, सब्र करते थे, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, फसल के ऊपर, खेती के ऊपर। तो उनके पास कुछ था ही नहीं। आज हमारे पास हजार तरीके हैं, एडवांस सब हो गया है। तो हमें उनसे वो पेशेंस लेवल, वो हार्ड वर्किंग की थोड़ी सी टिप्स, वो फैमिली को एक साथ बांध करने की टिप्स, अच्छे से बात करने का तरीका, हमें लगता है कि ये तो पुराने मॉडल के हैं, इनसे कुछ ना थोड़ी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें सोशल मीडिया से फेस वैल्यू ये सब मिल सकता है, लेकिन जो अंदर ही अंदरूनी आत्मा का ज्ञान, या फिर अपने लोग बोले, पेरेंट्स बोले, फ्रेंड्स बोले, भाई बोले, उनकी कद्र, उनके लिए जो एक अलग इंटरनल फीलिंग्स है ना, वो हमें उनसे ही मिलती है। जैसे कि हमें, अगर हम हमारी भी बात करें, हम एडवांस भी हों, तो हम में और फॉरेनर्स में क्या फर्क है? हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बट एकदम वेस्टर्न नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंटरनल सोल है वो जुड़ी हुई है हमारे इंडियन कल्चर से। तो दैट्स द डिफरेंस। हम में और जो वेस्टर्न पीपल्स में फर्क है, वही हम में और हमारे दादा लोगों में फर्क है। तो फॉर आवर दादा लोग, वी आर वेस्टर्न, तो हमें उनसे इंडियन कल्चर कितना सीखना चाहिए, वो हमें इस चीज को रखना चाहिए। तो बात किसी एक चीज की नहीं है अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि अगर ये सब चीज सीखेंगे ना, तो हमें बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज की नॉलेज होगी। देन वी कैन रियलाइज कि विच वन इज बेस्ट, और हाँ, हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हार जीत कुछ नहीं है, और हारे बिना जीत का स्वाद भी नहीं है। और मैं तो अपने पिताजी से यही सीखता हूँ, अगर हार, मैं कभी भी कुछ भी होता हूँ तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। तो वही बात है, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं यही, मेरे को ये सीखने को मिलता है कि हाँ, अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुश होते हैं और दोबारा मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, जब तक हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान का जीवन भर समय चलता रहता है, नहीं। आज कोई तगड़ा है, अगर इंसान की ये गलत फहमी, अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो तगड़ा है, नहीं, आज वो है, कल दूसरा जरूर आएगा। हर किसी का, किसी को एक मौका मिल रहा है, किसी को लाइक चांस मिला है किसी को, तो वो हमें उस चीज को थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से अपने करियर के, अपने उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मैं करियर की बात करता हूँ कभी कभी कहीं पे, तो यंगस्टर्स के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई करियर ही मतलब ये करें, एंजॉय ना करें लाइफ में। तो वो एंजॉयमेंट हर चीज, लाइक हम बच्चे होते हैं तो ये चीज सुनने में ही आती है कि है ना, टाइम के साथ अच्छी लगती हैं चीजें। लेकिन जब वो बच्चे या फिर हम बड़े हो जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है, क्योंकि वही वाली बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किस, एक अगर झोपड़ी और एक महल का कंपेयर करें, तो हर किसी को महल ही चूज करना है कि हमें महल में रहना है। बट किसी को वो स्ट्रगल नहीं चाहिए कि झोपड़ी तो लेकिन सबको वो झोपड़ी वाले समय में महल चाहिए। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपको 5 दिन में चाहिए तो झोपड़ी ही मिलेगी, अगर आपको 500 दिन में चाहिए या 5 साल में चाहिए तभी महल मिलेगा। तो चॉइस इज योर कि आपको क्या चाहिए जीवन में। हाँ, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद झोपड़ी, देन यू कैन एंजॉय और डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू। कुछ भी करो, कोई बात नहीं, किसी का फोर्स या जोर जबरदस्ती नहीं है। और पेरेंट्स तो वो है ना, जो हर हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जो अभी, जैसे कि किसी की लाइफ है अभी, तो अभी जब स्ट्रगल करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, तब मेहनत करो। उसके बाद जो मेहनत से तुमने जो अर्न किया है, इज्जत अर्न किया है, पैसा अर्न किया है, सम्मान किया है, घर वालों का प्यार अर्न किया है, उसके बाद तुम एंजॉय करना शुरू करो ना। पूरी लाइफ एंजॉय करो भैया यार, उसके बाद एंजॉयमेंट
वही स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी को अचीवमेंट्स आने लगते हैं तो खिलाड़ी थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो इंजॉयमेंट और इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान में रखने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना खिलाड़ी अच्छा कर सकता है वो उतना नहीं कर पाता है। हेलो, ओके। तो इसलिए हमें जब तक हम अच्छा कर पा रहे हैं हमें 100% अपना उस चीज में फोकस करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हमें और सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए या फिर और सब चीजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो मैं तो आप सभी को यही बोलना चाह रहा हूँ। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे से उम्र में काफी बड़े लोग भी हैं, तो मेरा सभी को सर झुका के नमस्कार। जो मेरे ब्रदर्स हैं, जो मेरे हम उम्र है, उनको हेलो। और काफी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे इतने प्यार से सुन रहे हैं और मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक छोटी सी अचीवमेंट ही है। और आ, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे से या फिर किसी भी चीज से, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकता हूँ। थैंक यू संदीप जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल समझाया हमें, और बिल्कुल भी कोई हवा में बातें नहीं की, बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिकल जो हम फेस करते हैं, जो जेन्युइन चीजें थी, बिल्कुल उस तरीके से समझाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस टॉक के बारे में। तो संदीप जी, हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनमें से मैं एक दो सवाल आपके लिए लेती हूँ। शौर्य रावत, उन्होंने आपसे पूछा है, सर आपने कब से स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, किस उम्र में आपने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, और द ईयर यू वेंट टू द नेशनल्स? एज ए नो विदाउट पैरा स्पोर्ट्स में बचपन से ही स्पोर्ट्स करता हूँ, बट अगर हम बात करें टुडे नाउ आई एम ए पैरा एथलीट। तो मैंने 2014 एंड में पैरा स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था और 2015 में मैंने पहला नेशनल खेला था और उसमें मेरा गोल्ड था। दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। आई मीन चाइल्डहुड में लोग सपने सजाना शुरू कर देते हैं कि हम इतने बड़े स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, बट दैट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम दैट यू अचीव सो मच। ग्रेट। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। अजय का क्वेश्चन है, सर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक स्पोर्ट्स करियर इज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, that's why they ask kids to focus more on studies than sports. Can you guide on this? ओके, ये ये जो सवाल है काफी अच्छा है। अब हम इस चीज को दोनों साइड से देखेंगे क्योंकि दोनों साइड से समझने की जरूरत है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इज दैट कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि माँ बाप है ना जानबूझ के थोप रहे हैं हम पे पढ़ाई, और माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि खेल के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ऐसा मैंने फील किया है। तो इस केस में क्या होता है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, पहले तो बच्चों को समझना चाहिए कि इफ दे आर डूइंग स्पोर्ट्स इट डजंट मीन कि उनको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अच्छा खिलाड़ी अगर ओलंपिक मेडल भी जीतता है और अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो फिर उसको वो रेस्पेक्ट, वो डेजिग्नेशन वो नहीं मिल पाएगी जो वो डिजर्व करता है। तो द थिंग इज कि हम इंडिया को छोड़े, अगर और कहीं भी देखें तो कोई डॉक्टर है, कोई ओलंपिक मेडलिस्ट डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई सर्जन है, कोई एक अच्छा इंजीनियर है, कोई कुछ है, आर्किटेक्ट है। तो हमें अपनी पढ़ाई को तो साइड बाई करना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ना हमने अपने लिमिट्स कर दिए, या तो हम स्पोर्ट्स ही कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, ये हमने लिमिटेशंस खुद बनाई हैं। हम मैं आई एम ए बायो स्टूडेंट, आई वाज अ बायो स्टूडेंट एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स में की है, जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट था मेरे लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता और अगर मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है, अगर अगर हमें स्पोर्ट्स करना है तो हमें पढ़ाई को तो क्यों करना है साइड बाय साइड। हमें स्पोर्ट्स करना है तो करें और पढ़ाई को भी साथ रखें। और दूसरी बात, अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर सिक्योर नहीं है, तो उसके लिए मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। आज के टाइम में, जैसे कि मेरे बड़े भी मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आज के टाइम में सबसे लाइक एक किसी का वो बोलते हैं ना देसी भाषा में, हमारा अगर जो धन है वो हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर साथ देना बंद कर दिया तो हमारे किसी चीज का कुछ भी काम नहीं है।
तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि, क्योंकि ना इंसान बचपन में ज्यादा से ज्यादा सीख पाता है। अगर बचपन में खेलना सीखेगा सारे गेम्स भी, तो उसको जीवन भर काम आएंगे। एज चाहे फिटनेस वर्क के लिए उसको स्पोर्ट्स काम आ रहा है, या एज ए उसको किसी भी चीज के काम आ रहा है, तो स्पोर्ट्स तो काम आएगा। अगर आप उससे पढ़ाई भी है, और अगर वो स्पोर्ट्स में करने लगेगा, तो पेरेंट्स को अपने आप जवाब मिलने लगेगा कि हाँ, ही इज डूइंग और शी इज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। और पहले खेल नीति हमारे देश की इतनी अच्छी नहीं थी, देश राज्यों की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर आज हम बात करें तो हमारे देश की और हमारे राज्यों की खेल नीति बहुत अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जस्ट अनाउंस किया है, लाइक महीने भर पहले या अनाउंस किया है, महीने भी नहीं उससे कम पहले अनाउंस किया है कि जो भी खिलाड़ी अच्छे लेवल पे मेडल जीतेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले स्टेट्स में हर कोई करता था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देगी स्पोर्ट्स अथॉरिटी में। हर स्टेट में ओलंपिक से पहले नए रूल्स आ चुके हैं। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, साउथ में सारे स्टेट्स, हर किसी में रूल्स हैं कि आप अगर मेडल जीतोगे तो आपको अच्छी डेजिग्नेशन की, आपके मेडल की लेवल की आपको जॉब मिलेगी। तो पेरेंट्स आज तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि हाँ, कि उनके पेरेंट्स को अगर, मतलब बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में डालेंगे तो कि वो डिजर्व नहीं कर सकते जो उनको डिजर्विंग है। तो दोनों को समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपस में। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। संदीप जी, एक नंदकिशोर जी का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स में हम टाइम तो बहुत लगाते हैं, ऐसे हम बहुत अच्छा खेल भी ले, पर पॉलिटिक्स के चलते सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिनकी सोर्स होती है, या कोई ना कोई और तरीका होता है। क्या आप इसमें कुछ गाइड करना चाहेंगे? ओके, देखो, दुनिया की किसी भी चीज में 100% श्योरिटी नहीं होती है, मेरा मानना है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल ये है कि इफ आई एम ओके, मैं अपना एग्जांपल, आई एम एशियन मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड चैंपियन, इसका मतलब मेरे से तो तगड़ा कोई नहीं है। क्या फिर ये श्योर है कि 2021 पैरालंपिक्स में मेरा ही गोल्ड आएगा? नहीं है ना। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं ना। तो श्योर कोई भी चीज नहीं है कि पॉलिटिक्स, हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा हर जगह है, हर फील्ड में है। इंडिया में हर जगह पॉलिटिक्स है। छोटा सा बच्चा है, सपोज टू, हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, घर का बच्चा है सपोज टू, वो पापा का लाडला है, उसको कुछ खरीद के लाना है, तो उसको पता है मम्मी मना कर देगी, वो पापा के पास जाएगा कि पापा ये काम करना है, वो मम्मी के पास जाएगा ही नहीं, तो उसका काम हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसको दोबारा कुछ काम आता है, वो कहता है पापा ये नहीं, पापा ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं होगा। फिर वो और दिमाग लगाता है, वो अपने दादा के पास जाता है हाई कमान में कि दादा ये बात है, बोला हाँ तू कर ले, मैं देख लूंगा। तो ये तो बचपन से ही हमारे उसमें है, तो इस चीज को हम कैसे निकाल दें कि हाँ पॉलिटिक्स हम किसी चीज से निकाल के फेंक दें, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बट अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कहें, तो हम अगर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें मौका ना मिले। मैंने पहले ही बोला था, मौका हर किसी को मिलता है। अगर वो चूक जाता है तो वो फिर सिचुएशंस को वो करने लगता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, या फिर मैं नहीं कर पाया, मैं ऐसा था वैसा था, तो वो होता है। लेकिन हर किसी को मौका जरूर मिलता है लाइफ में। बिल्कुल, मेहनत के आगे सब कुछ हार जाता है। एग्जैक्टली। संदीप जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं 2-4 और लेती हूँ। बिल्कुल। What is most important quality to become a sportsman? मैडम सुना नहीं अच्छे से। What is most important quality to become a sportsman? Sportsman के लिए सबसे जरूरी काबिलियत क्या है? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई एक स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर हो और एक आप अच्छे एथलीट बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए हो, आपकी परवरिश अच्छी हो, आपका गाइडेंस आपके माँ बाप से अच्छा हो, आप हेरिडिटरी थोड़े से अच्छे हो, आप खाने का ध्यान रखते हो, आप प्रैक्टिस के लिए पंचुअल हो, आप सिंसियर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, दैट्स मेक वी कैन, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है और एक अच्छा इंसान भी बन सकता है इन सब क्वालिटीज के साथ। बिल्कुल। रोहित आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अजय, अगर आप उनको अनम्यूट करेंगे। Yeah, sorry. I think, yeah, Bhavna, thanks for giving opportunity to ask a question in this session.
सर आपका एक तो बहुत ही इंस्पायरिंग, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया, वो बहुत कम कम कॉम्बिनेशन होता है। लॉट ऑफ पीपल विल टॉक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बता जरूर सकते हैं कि अच्छे स्पोर्ट्समैन कैसे बनेंगे, लेकिन अच्छा इंसान बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए सर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है कि स्पोर्ट्स आपको पता है कि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग करियर है, या बहुत फ्लक्चुएटिंग उसमें चीजें होती है। आज आप अप हैं, कल आप डाउन हो जाते हैं, और आपको पता है कि अप होते हैं तो सब आपके साथ हैं, सक्सेस के साथ सब हैं। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द लाइफ इज फेलियर्स, एंड द बॉटम विच यू टच, मतलब जब आप हारते हैं। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि जब आप हार महसूस कर रहे हैं, या जब आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है किसी चीज को अपना नेचुरल रिदम कैच करने में, तब क्या करना चाहिए? तब किस तरीके से मेंटल प्रैक्टिस करनी चाहिए? वो आप कुछ बताएं तो थोड़ा सा फायदा होगा। अगर हम जीवन में अपने आप को समझें, अगर समझ लें, तो ये बहुत ही कड़वा सच है कि प्रकृति की रीत है। हम लोगों की छोड़ो, हम अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन, हर किसी की भी बात करेंगे, तो अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, हम घर वालों पर बोझ है, हम नहीं कमा के दे रहे, पढ़ नहीं रहे अच्छे से, तो वो भी हमें धुतकारेंगे कि यार कुछ करता भी नहीं है, यूं करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो ये प्रकृति हम बोले तो ये सभी ऐसे हैं, हर कोई, मैं भी ऐसा हूँ, हर इंसान ऐसा है। तो इसके लिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा हमारा अच्छा टाइम है। हर खिलाड़ी का डाउन टाइम आता है, और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे कि है ना, हमें तैयारी के लिए भी अलग अपना सोच रखनी चाहिए। अगर हारते हैं तो उसके लिए भी हमें सोच रखनी चाहिए कि भाई अगर हमें हारेंगे तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, या फिर वो पागल नहीं बनना है, ऐसा कुछ भी। हमें फिर दोबारा से उठ के स्टार्ट करना है। अगर हम उस वक्त रुक गए तो इसका मतलब हमने अपने आप को कमजोर साबित कर दिया। अगर हम नहीं रुके तो हमारे पास और मौके हैं दोबारा आने का, और दोबारा आने का, और दोबारा आने का। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, कब तक? और वो डिमोटिवेशन तो हमें जिस स्टैंडर्ड को हम पहले छू के आए उससे भी नीचे ले जा रहा है। तो हमें उससे तो ऊपर जाने के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। उससे वो कुछ भी गलत सोच के हम जिस स्टैंडर्ड पे थे उससे भी नीचे क्यों आ रहे हैं? उसका कोई फायदा नहीं है। तो बिना कोई कुछ सोचे समझे, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज हारे, आज कुछ गलत हुआ है, आज कुछ नहीं मिला, आज ऑफिस से सुनने को मिला है, आज मतलब प्रमोशन नहीं हुआ है, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड, जस्ट इग्नोर। क्योंकि हर फील्ड का, किसी भी फील्ड का, जॉब का, खेल का, किसान का, कोई मसीहा बनता है ना, वो वही बनता है। या फिर हम बोले कि किसी भी फील्ड की हम अगर जानकारी रखें जिसने वर्ल्ड में इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है, वो हर कोई 90% हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे से बिलोंग करता है। उसका रीजन यही है, वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो हारता है फिर मेहनत करता है, हारता है फिर मेहनत करता है, और जीतता है फिर भी मेहनत करते चले जाता है आगे तक। देन क्योंकि वो पहले से कुछ सोच के नहीं जाना कि उसको वर्ल्ड में लीड करना है, फिर वर्ल्ड में कहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेहनत करते ही चला जाता है। तो हमें वैसा कुछ अपने दिमाग में रखना चाहिए ना, कभी डाउन ये सब। हाँ, सिचुएशंस कभी भारी पड़ जाती है, इंसान पे हो जाता है माइंड डाउन, तो उस टाइम में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अगर आपका मूड खराब है, कुछ भी खराब है, सुनने को मिला है किसी से लड़ाई है, बहन से लड़ाई है, बीवी से लड़ाई है, पेरेंट्स से लड़ाई है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, थोड़ा सा उनसे दूर करें अपने आप को लिमिटेड समय के लिए। आपको लगता है कि आपसे वो बड़े हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर भी हम सॉरी बोलेंगे तो उनको भी रियलाइज होगा कि यार हमसे ही गलती हो गई। फिर भी बच्चा देखो परेशान है, उनको प्यार से सॉरी बोले। छोटा है तो उसको सॉरी बोले। अगर बच्चे को गलत तरीके से कभी पेरेंट्स भी मार देते हैं, चलो बेटा सॉरी, लेकिन आप भी आगे से ध्यान रखो। तो चीजों को जितना उसके स्मूथली अगर हम मैनेज करेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा है और आगे के लिए भी अच्छा है। तो किसी चीज को अपने ऊपर ऐसे हावी ना होने दें। हार जीत चलती रहती है। अगर मेडल तो 3 को ही मिलता है, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। अगर ये सोचेंगे तो फिर 3 ही लोग क्यों ना पार्टिसिपेट करें, तीनों जाएंगे और मेडल लेके आ जाएंगे। तो पूरा वर्ल्ड जब खेलता है तो 3 ले जाते हैं ना सिर्फ। तो इसीलिए कभी भी हारते ज्यादा लोग हैं, जीतते तो बहुत कम है, ये सोच के तो लोग जाना ही बंद कर दें। लेकिन नहीं, सीखना बहुत जरूरी है जीवन में। तो ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में, एक्स वाई जेड।
यस, कंप्लीटली एग्री संदीप सर। हमारे साथ ऑडियंस में राजा ठाकुर सर हैं, जो कि जिन्होंने हमें अब्दुल कादिर जैसे स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं। तो मैं चाहूंगी राजा ठाकुर सर से कि वो अगर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। राजा भैया, अजय आप अनम्यूट करेंगे उन्हें। अजय आप अनम्यूट करेंगे राजा। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी भैया, हाँ मैं जी सर, आ आप रही है आवाज आपकी। आ रही है, आवाज आ रही है। भैया, सबसे पहले तो आपको शुभकामना है कि अभी आप इंडिया के लिए अबकी बार तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे कि आपके इतने अरे दिन की मेहनत हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं सभी से कि आप काफी मेहनत करते हैं। तो अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अभी प्रैक्टिस चलती होगी ऐसे कोरोना में? हाँ जी सर, अच्छी चल रही है, अभी बिल्कुल तैयारी चल रही है। हाँ, बस अब आपका सेहत का ख्याल रखिए और आप फिटनेस बना के रखिए, और हमको मतलब खुशखबरी मिलना ही है वो तो। आप हम भी दुआ करेंगे सब भगवान से, ऊपर वाले से, कि आपको स्वस्थ रखे और आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। और हमें तो पूरी उम्मीद है कि अब की बार आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं मेहनत करता रहूंगा और अपना पूरा पूरा प्रयास मैं अच्छे के लिए ही करता रहूंगा। मेहनत तो आप खूब करते हैं, हम वो तो हमको सब जगह से आ जाती है खबर। हमारे पैरा ओलंपिक ग्रुप में जो डबाज सर है, वो भी आपके बारे में बात चलता होती रहती है। आप बात करते रहते हैं मेहनत। बस हमको यही है कि इंडिया, जो नॉर्मल लोग तो इतने मेडल ला नहीं सकते, पैरा में ही ये मेडल ज्यादा आते हैं। हम भी अब्दुल कादिर को इतनी मेहनत करा रहे, अभी तो बच्चा है, 12 साल का हुआ है वो। और वो देखो उसका लक कब आए, कब ओलंपिक एशियन गेम खेले। पर सभी का मानना है उसकी जो टाइमिंग वगैरह देख के कि ये भी एक दिन जरूर ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। बिल्कुल लेके आएगा, बस हमें सब्र से काम लेना है, बस ज्यादा नहीं सोचना है। हम तो पैरा जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप इनको कराओ, प्रैक्टिस कराओ, खेलो, मैदान में ले जाओ, क्योंकि आप इन बच्चों के नाम से पहचाने जाओगे। आप इन आपके नाम से बच्चे नहीं पहचाने एग्जैक्ट, जाएंगे। छोड़ो, बिल्कुल सही बात है। मेहनत करते हैं कि आप इनके नाम से पहचाने जाओगे। अभी बिल्कुल सही आपको बात है। भी, आपके भी पेरेंट्स और जब होंगे सब, वो आपके नाम से उनको पहचाने जाएंगे। अगर इस चीज में नहीं जाएंगे तो कोई नहीं पहचानेगा। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू राजा भैया। थैंक यू संदीप जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने व्यस्त समय में से और अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर किया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको शुभकामनाएं देती हूँ टोक्यो गेम्स के लिए, कि आप हमारे देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखें और जो मेरे से शुरू में गलती हुई थी वो सही हो जाए। नहीं नहीं, अरे मैडम कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम किसी को गलत नहीं बता सकते। आई एग्री, आपने यस। बोला, कोई बात नहीं। मन मन तो ये ओके, चाहता है कि आप गोल्ड सभी मेडल को लेके आए। सभी को मेरा प्यार से दोबारा नमस्कार। और अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के क्वेश्चन सुन के, आप लोगों से बात करके। और मैं बिल्कुल अच्छे की कोशिश करता रहूंगा और जल्द ही आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। So much, thank you. थैंक यू संदीप सर, बहुत थैंक इंस्पायरिंग सेशन था आपका, एंड गुड लक फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स सर। थैंक यू, थैंक यू। Bye everyone for joining. Thank you for joining. Bye bye.